हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज हम इनके क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर भी देखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से लगातार प्रीवियस ईयर में इन्हीं में से पूछे गए हैं और बार बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ जो चैप्टर के यूनिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यूनिक होते हैं। 2025 के पेपर में 101% इसी में से पूछे जाएंगे। क्योंकि पहले के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं वो बायोमोलिक्यूल्स में पूछे गए, यानी ऑब्जेक्टिव का वेटेज बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु का सबसे ज्यादा रहा है। इसके पहले भी मैंने इसके और भी दूसरे चैप्टर यानी 1 to 9 तक के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर सहित वीडियो अपलोड किए। मैं इसलिए बोलता हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप ये पूरे यानी 1 to 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पूरे देखते हैं तो 101% आपके 28 के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आपके बन जाएंगे। और चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे सही होते हैं तो कहीं ना कहीं परसेंटेज भी स्कोरिंग होती है, क्योंकि परसेंटेज का वेटेज बढ़ाने में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 5 प्रकार के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वन वर्ड एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, सही जोड़ी बनाइए और सत्य सत्य लिखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12वीं रसायन 2025। लगातार मैं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। ये देखा जाए तो आज हिंदी मीडियम के वस्तुनिष्ठ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैं पूरे चैप्टर वाइज कंटेंट अपलोड कर चुका हूं हिंदी मीडियम के। इंग्लिश मीडियम के भी लगभग मैं 95% वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी मेरे चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प मिलेगी कैसे आता है एग्जाम में, क्या पढ़ना, किस टाइप के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के डेरिवेशन आते हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये सब मैंने अपने चैनल में बता रखा, प्लेलिस्ट में जाके हम देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके हम इंपॉर्टेंट वो एक शब्द या वाक्य के रूप में पढ़ेंगे, कुछ 2-4 रिक्त स्थान भी होंगे और बहुत ही यूनिक ऑब्जेक्टिव है। तो एक शब्द या वाक्य के रूप में उत्तर दीजिए। पहले हम इस रूप में पढ़ेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स आदि जैसे बड़े अणुओं को सरल एवं छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं। सरल व छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे बड़े अणु सरल या छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम अपचय कहते हैं। अपचय मतलब कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे हम इसको? कैटाबॉलिज्म। हम सभी जानते हैं जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, हमारा जो भोजन होता है वो 6 पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, वसा मतलब तेल या तेल जैसे पदार्थ, विटामिन होते हैं, जल होता है और खनिज लवण होते हैं। तो कोई भी चाहे वो वीआईपी हो या गरीब हो या मिडिल फैमिली का हो, उसके भोज्य पदार्थों में ये 6 चीजों का मिश्रण होता है। अब चूंकि जो हम खाते हैं तो भोजन का पाचन होता है, तो पाचन में जनरली कार्बोहाइड्रेट पचता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। ये बड़े अणु हैं, जटिल कार्बनिक अणु भी कहलाते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं। विटामिन का पाचन नहीं होता और जल तो वैसे ही जल है, जल तो अपघटित होगा ही नहीं, और खनिज लवणों का भी अपघटन नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे भोज्य पदार्थों में 6 चीजें होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब वसा, और विटामिन, जल और खनिज लवण, 3 चीजों का पाचन होता है। तो पाचन मतलब भोजन के पचने की क्रिया, कैटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं हम अपचय। और एक होता है उपचय, यानी हमारे शरीर में भोजन दो प्रकार से टूटता है। एक तो पहले पाचन के रूप में, फिर पचा हुआ भोजन, जैसे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ग्लूकोज होती है, प्रोटीन की यूनिट एमिनो अम्ल होती है, और वसा की यूनिट इकाई वसी अम्ल और ग्लिसरॉल होती है। तो पाचन में ये अपनी अपनी इकाइयों में टूट जाते हैं, फिर ब्लड में जाकर शरीर की सभी कोशिकाओं में जाते हैं और फिर जाकर ये
टूटते हैं, जिससे कोशिका अपने लिए रॉ मटेरियल बनाती है, यानी अपने लिए अवयवी पदार्थों का वो निर्माण करती है। तो दो प्रकार से भोजन टूटता है, एक अपचय और फिर होता है अपचय। दोनों को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं उपापचय, कैटाबॉलिज्म, यानी दोनों को क्या बोलते हैं हम, एनाबॉलिज्म। दोनों को क्या बोलते हैं हम, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और इसको बोलते हैं हम उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, अपचय प्लस उपचय बराबर उपापचय, ऐसे हम इसको बोलते हैं। दूसरा, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड का नाम लिखिए। अब डाइसैकेराइड क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, यानी कार्बनिक अणु है कार्बोहाइड्रेट, तो उनमें OH की संख्या ज्यादा होती है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी, OH मतलब हाइड्रोक्सी, या तो उनमें एल्डिहाइड CHO क्रियात्मक समूह होता है, या फिर C डबल बॉन्ड कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, उनको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। फिर आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, शर्करा और अशर्करा, और रासायनिक गुणों के आधार पर या जल अपघटन के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट, और ओलिगोसैकेराइड यानी 2 से लेके और जैसे 6-7 तक उसमें मोनोसैकेराइड आते हैं जब उसका जल अपघटन कराते हैं। तो दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड होता है लैक्टोज। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड का नाम क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज यानी लैक्टोज के कारण जो होता है दूध मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी बोलते हैं। सैकेराइड मतलब जो स्वाद में मीठे होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो भी मीठी चीजें खाते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, शहद हो गया, शक्कर हो गई, फल हो गया, फलों का रस हो गया, ये सब। नेक्स्ट, तीसरा, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण दीजिए। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर जो अणु देंगे, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड देते, यानी ऐसे अणु देते जिनका और छोटे अणुओं में अपघटन नहीं किया जा सकता, उसको मोनोसैकेराइड बोलते। तो एक उदाहरण देना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। फिर हम यहाँ पर फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये भी मोनोसैकेराइड है। और गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोज, ये क्या है, तीनों यहाँ पर मोनोसैकेराइड है। और इन तीनों का सूत्र अगर हम देखें तो C6H12O6, ये इनका सूत्र होता है। इसमें कहीं ना कहीं जो परमाणुओं का सीक्वेंस चेंज हो जाता है या क्रियात्मक समूह चेंज हो जाता है। जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। बाकी तीनों का फॉर्मूला एक ही है। नेक्स्ट यहां देखते हैं 4th क्वेश्चन। जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तेल व वसा क्या कहलाते हैं? इसको हम बोलते हैं लिपिड्स। लिपिड्स मतलब तेल या तेल जैसे पदार्थों को हम लिपिड्स बोलते हैं। 5th, डाइसैकेराइड का एक उदाहरण दीजिए। अब हमने अभी बताया डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल में डालेंगे या जल अपघटन होगा तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु देंगे। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जल अपघटन के आधार पर वो मोनोसैकेराइड होते हैं, जिनका और सरल अणुओं में जल अपघटन नहीं हो सकता, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। यहाँ क्या बताना है हमें, डाइसैकेराइड का एक उदाहरण, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करवाएंगे तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु देंगे। तो एक तो यही हो गया लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। फिर माल्टोज होता है, ये भी एक डाइसैकेराइड है। और फिर सुक्रोज होता है, एक और क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज को हम गन्ने का रस या शर्करा भी बोलते हैं। तीनों का अगर फॉर्मूला देखें तो C12H22 और O11 जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो मोनोसैकेराइड यानी C6H12O6 के ये 2 अणु देंगे। लैक्टोज की जल से क्रिया करवाएंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देगा। माल्टोज की जल से क्रिया करवाएंगे तो ग्लूकोज के 2 अणु देगा। सुक्रोज की जल से क्रिया करवाएंगे तो 1 अणु ग्लूकोज और 1 अणु फ्रक्टोज का देगा। 6वां, पॉलीसैकेराइड का एक उदाहरण दीजिए। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर जो
मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड का हम उदाहरण देखें तो पॉलीसैकेराइड में जैसे यहाँ पर आ जाता है स्टार्च, क्या आ जाएगा, स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड, जैसे गेहूं हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया, ये सब स्टार्च है क्योंकि ये भी खाने में कहीं ना कहीं मीठे लगते हैं हमें, स्टार्च। उसके बाद सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज में क्या आएगा, पेड़ पौधों के 70% भाग सेल्यूलोज है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में कार्य क्या है, शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम जिस रूप में भी खाएं, जिस रूप में भी कार्बोहाइड्रेट खाएं हम, उसके जो अंतिम उत्पाद होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हमारे शरीर का ईंधन कहा गया है। कोशिकाओं में जाके ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन से इसकी क्रिया होगी और किसमें टूट जाएगा ये, CO2 और H2O में, और ऊर्जा उत्पन्न होगी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। या ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो 38 ATP बनते। तो पॉलीसैकेराइड को जब हम जिस रूप में भी खाएंगे, जैसे हम तो स्टार्च के रूप में खाते हैं, अब जानवर को भी ऊर्जा चाहिए तो वो सेल्यूलोज के रूप में खाता है, यानी पत्ती, घास फूस, ये सब सेल्यूलोज है। तो स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, और एक और हो गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम ऊर्जा देना, अब कार्बोहाइड्रेट तो हमने खा लिया लेकिन कार्य किया नहीं गया शरीर के द्वारा, तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी हो जाएगा ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज रक्त के द्वारा यकृत में स्टोर होगा। यकृत यानी लीवर की कोशिकाएं जो ग्लूकोज स्टोर करेंगी उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन। तो एग्जाम में पूछते भी हैं, शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, ग्लाइकोजन। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनकी इकाइयां ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज ही देंगे। इसको बोलते हैं विषम पॉलीसैकेराइड, इसको विषम पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं, और इसको जनरली पॉलीसैकेराइड के नाम पर भी जाना जाता है। यानी ये होमोजीनियस पॉलीसैकेराइड है। होमोजीनियस मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको, समांगी पॉलीसैकेराइड, यानी इसको बोलते हैं हम विषम, यानी विषम पॉलीसैकेराइड। तो ग्लाइकोजन एक विषम पॉलीसैकेराइड भी है क्योंकि शरीर में इसका निर्माण होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का, जब कभी चोट लग जाती है तो शरीर से खून बाहर आने लगता है। चूंकि हम जानते हैं कि शरीर के अंदर रक्त अगर जम गया तो डेथ हो जाएगी। शरीर के अंदर रक्त के माध्यम से ही सभी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ पहुंचते हैं, और कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो निर्धारित अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं, वहां से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो चोट लगेगी तो खून बाहर बहने लगेगा, उस खून का जमना जरूरी होता है। तो हमारे रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का नाम पूछ रहा है, तो फाइब्रिनोजिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करेगा, जिस स्थान पर चोट लगी है उस स्थान पर एक जाल, नेट बना देगा, जिसमें रक्त की जो कोशिका है, WBC, RBC और प्लेटलेट, वो उसमें फंस जाती हैं और वायु की उपस्थिति में थक्का बन जाता है और खून का बाहर होना, निकलना बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन आवश्यक होता है। एक विटामिन भी होता है, विटामिन के, तो आप ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है, प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है कि विटामिन के बारे में पूछ रहा है। पूछता है विटामिन तो बच्चे प्रोटीन लिख देते, और पूछता है प्रोटीन तो बच्चे विटामिन लिख देते। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। न्यूक्लियोटाइड से बने उच्च अणु भार वाले, न्यूक्लियोटाइड से बने उच्च अणु भार वाले बहुलक क्या कहलाते हैं? तो जैसे हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज, प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल, वसा की इकाई वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। उसी प्रकार कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। तो हम क्या बोले, न्यूक्लियोटाइड से बने उच्च अणु भार वाले बहुलक क्या कहलाएंगे? तो यहां पर इसका आंसर होगा न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलेंगे हम इसको? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, क्लियर है? तो जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज का जो बहुलक है हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन है, और
वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का बहुलक वसा है, उसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड का बहुलक न्यूक्लिक अम्ल है। तो ये बहुलक है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके एकलक, जैसे इसका एकलक न्यूक्लियोटाइड, कार्बोहाइड्रेट का एकलक ग्लूकोज, प्रोटीन का एकलक एमिनो अम्ल और वसा अम्ल, और ग्लिसरॉल का जो वसा का जो एकलक है वो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट आरएनए। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? तो हमें पता है कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए चूंकि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड है, तो डीएनए और आरएनए की इकाई भी न्यूक्लियोटाइड होगी। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में 3 पदार्थों की जरूरत पड़ेगी, फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल, दूसरा पेंटोस शुगर, पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा में राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शर्करा आती है, और एक नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, पायरीमिडीन और प्यूरिन। पायरीमिडीन में 3 आते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेशियन, और प्यूरिन में 2 आते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। तो 4 क्षारक डीएनए में पाए जाते हैं और 4 क्षारक आरएनए में पाए जाते हैं। तो आरएनए में कौन सा क्षारक है जो नहीं होता है? तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता। क्या नहीं होता है? थाइमिन। आरएनए में थाइमिन नहीं होता और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। यानी आरएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाएंगे? आरएनए में पाया जाएगा साइटोसिन, यूरेसिल और एडेनिन और ग्वानिन, इसमें थाइमिन नहीं होता। इसको ध्यान रखें, ये बहुत एग्जाम में पूछते। विषम पॉलीसैकेराइड, विषम पॉलीसैकेराइड का नाम लिखे तो अभी हमने पढ़ा, विषम पॉलीसैकेराइड नेचुरली नहीं बना, ये हमारे शरीर में संचित ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को स्टोर कर लेती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, लेकिन शरीर के द्वारा काम नहीं किया गया। कार्बोहाइड्रेट का काम शरीर को ऊर्जा देना, तो रक्त के माध्यम से ग्लूकोज को यकृत कोशिकाएं संचित कर लेंगी। तो एग्जाम में पूछते हैं शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, या शरीर के यकृत में संचित कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, या जंतुओं में संचित कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, या शरीर में संचित विषम पॉलीसैकेराइड का नाम बताओ। तो एक ही आंसर इसका ग्लाइकोजन, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर या यकृत या लीवर में संचित कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए। देखिए आप कितने प्रकार से पूछा गया, विषम पॉलीसैकेराइड का नाम लिखो, वो भी वही है अभी मैंने बताया। तो इसमें भी इसका आंसर क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रोटीन, प्रोटीन में एमिनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? यानी एमिनो अम्ल इकाई है प्रोटीन की, तो हमें मालूम है एमिनो अम्ल जुड़ेंगे बहुत सारे तो प्रोटीन बनेगा। 2 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो एमिनो अम्ल को हम पेप्टाइड भी बोलते हैं। 2 एमिनो अम्ल जुड़ेंगे तो उसको डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रा, 5 जुड़ेंगे तो पेंटा, बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहते हैं। तो 2 एमिनो अम्ल को जोड़ने वाले बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। अगर हम यहां पर देखें तो जैसे यहां पर हम समझते हैं थोड़ा सा, जैसे एमिनो अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो जब कार्बन से एक तरफ जुड़ा रहेगा COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक तरफ जुड़ा रहेगा इससे NH2 एमीन समूह, ऊपर यहाँ पर हमने जोड़ दिया R और नीचे जोड़ दिया H, तो ये हो गया एक एमिनो अम्ल। चूंकि यहाँ पर कार्बन से दोनों क्रियात्मक समूह, ये अम्लीय प्रकृति का है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये एमीन समूह क्षारीय प्रकृति का है। H+ आयन देगा इसलिए ये अम्लीय है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है इसलिए ये क्षारीय है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एमिनो अम्ल जो है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, अम्ल भी और इसमें क्षार भी। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब 2 एमिनो अम्ल जुड़ेंगे तो उनके बीच में पेप्टाइड बंध बनेगा। तो यहाँ पर जैसे एक एमिनो अम्ल लिखा, दूसरे को हमने इस रूप में लिख लिया HNH, NH2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH हो जाएगा। तो ये पूरा एक एमिनो अम्ल हो गया, दूसरे को हमने NH2 ना लिखकर HNH हमने इसको लिख दिया। बाकी ऊपर क्या जुड़ गया R, और नीचे क्या जुड़ गया इसमें H। तो यहां से क्या निकलेगा OH, और यहां से निकल जाएगा H, यानी H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ पर H2O बाहर हो जाएगा।
तो यहाँ से OH अलग हुआ और यहाँ से H अलग हुआ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो यहाँ पर यौगिक क्या बनेगा, H2N NH2 और C, ऊपर इसमें R जुड़ा और नीचे H जुड़ा, यहाँ से OH बाहर निकल गया तो ये ऐसा बचा, CO बचा, H बाहर निकल गया तो NH, तो डायरेक्ट किससे अटैच हो जाएगा, NH से अटैच हो जाएगा। किससे अटैच हो जाएगा, NH से, ऊपर R नीचे H और COOH। अब हम देखते हैं ये ऐसा बना, तो ये कनेक्ट कहाँ हुआ, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये कनेक्ट हुआ, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो एमिनो अम्ल जुड़ेंगे, एमिनो अम्ल को हम पेप्टाइड भी बोलते हैं। दो एमिनो अम्ल जुड़े तो डाइपेप्टाइड, बंद कौन सा बना, पेप्टाइड बंद। तीन जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, चार टेट्रा, पांच पेंटा, बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन में एमिनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, पेप्टाइड बंध जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, विटामिन सी का रासायनिक नाम व कमी से होने वाला एक रोग लिखिए। चूंकि हमने पढ़ा जो बायोमोलिक्यूल है यानी जैव अणु है, इसमें 4-5 प्रकार के टॉपिक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में है, प्रोटीन के बारे में है, एंजाइम के बारे में है, विटामिन के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, ऐसे 4-5 टॉपिक इसमें दिए हुए। तो विटामिन भी दिए हुए, विटामिन के बारे में भी हमने पढ़ा होगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम, चूंकि एग्जाम में विटामिनों से रिलेटेड विटामिनों के हमें रासायनिक नाम पता होना चाहिए और उन विटामिनों से होने वाला एक कॉमन रोग, एक कॉमन बीमारी हमें पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एमसीक्यू में। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब हमें क्या बताना है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो रोग है स्कर्वी। स्कर्वी, तो चूंकि मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया, आप ऐसा लिखना कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसमें लिखना है एस्कॉर्बिक अम्ल और फिर लिखना कमी से रोग। तो कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी। पायरिया रोग भी होता है, मसूड़ों से रक्त वगैरह आने लगता है, ठीक है। विटामिन सी जो होता है वो जो खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू जाति के फल, आंवला हो गया, उसमें पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन थियामिन होता है, लेकिन हम इसको थाइमिन भी लिखते हैं, इसको हम थाइमिन ये भी लिखते हैं, थाइमिन। फिर क्या बताना, कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन बी, बहुत सारे विटामिनों के समूह होते हैं विटामिन बी, जिसमें B1, B2, B3, B4, फिर B5, B6, B12 ऐसे आते हैं बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। आप B1 के बारे में पूछ रहा है तो B1 का नाम थाइमिन। और रोग में क्या बताना है, रोग होता है बेरी बेरी। रोग क्या होता है, बेरी बेरी। भूख वगैरह नहीं लगती है इस रोग में, तो बेरी बेरी हमें रासायनिक नाम बताना था और उसकी कमी से रोग बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। इंसुलिन एक हार्मोन भी है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम या प्रोटीन बनती है, एंजाइम या हार्मोन्स बनते हैं, सब प्रोटीन से बनते हैं। यानी एंजाइम हो गया या फिर हार्मोन हो गया, ये प्रोटीन है, यानी प्रोटीन के ही व्युत्पन्न है। और सबका शरीर में अलग अलग काम है। एंजाइमों का काम है यानी पदार्थों को अपघटित कराना, रासायनिक क्रियाओं को। हार्मोन्स का काम है यानी किसी अंग द्वारा होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी उसको नियंत्रित करता है, यानी नॉर्मल चले, वो किसी क्रिया को कर रहा है तो नॉर्मल तरीके से वो करे, ये हार्मोन्स का काम होता है। तो इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय में बनने वाला क्या है, हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। ये क्या करता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो ग्लूकोज में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट मीठे हैं तो ग्लूकोज भी मीठा है। तो पहले पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट पचा, पचने के बाद ग्लूकोज बना, फिर ये रक्त में गया, रक्त के बाद हमारी कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में ये टूट कर फिर ऊर्जा देता है, यानी हमारे शरीर में जैव ईंधन का एक कार्य करता है। लेकिन ये सारी क्रियाएं यानी रक्त से कोशिका के अंदर कैसे जाएगा, इसके लिए इंसुलिन हार्मोन प्रेरित करता है कोशिकाओं को। इंसुलिन हार्मोन कम बनेगा तो ग्लूकोज रक्त में रहेगा, यानी कोशिकाओं में नहीं जाएगा, खून को गाढ़ा कर देगा। गाढ़ा खून हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा,
और फिर अगर ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है वॉशरूम वगैरह कहीं कर देते तो उसमें चींटी लग जाती है, इससे पता चलता है कि उसके ब्लड में शर्करा की मात्रा ज्यादा है। शर्करा मतलब शक्कर नहीं, शर्करा मतलब ग्लूकोज। तो इंसुलिन की कमी से रक्त में शक्कर की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं उसको? मधुमेह। मधुमेह या डायबिटीज, मधुमेह या हम उसको बोलेंगे डायबिटीज। मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है, यानी रक्त में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा ही कहलाती है मधुमेह या डायबिटीज। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। विकृतीकरण प्रोटीन की कौन सी संरचना को प्रभावित नहीं करता? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विकृतीकरण, विकृतीकरण मतलब खराब होना, प्रोटीन की कौन सी संरचना को प्रभावित नहीं करता है? जैसे हमने बताया कि जब एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। जब उनकी सीधी संरचना जुड़ती है तो उसको बोलते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ऊपर आर नीचे एच अभी हमने दिखाया, उसको रिप्लेस करके भी एमिनो अम्ल जुड़ते हैं जो द्वितीयक और तृतीयक संरचना बनाते हैं। अब प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? प्रोटीन को जब गर्म करेंगे उसमें अम्ल मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे या लवण मिलाएंगे या एल्कोहल मिलाएंगे तो प्रोटीन का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है यानी जो उसकी प्राकृतिक संरचना है वो खराब होने लगती है। खराब होने लगती है मतलब परिवर्तन होने लगेंगे। तो द्वितीयक और तृतीयक संरचना उसकी खराब हो जाती है, लेकिन जो स्ट्रेट चेन में जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक संरचना। तो प्रोटीन जब खराब होता है यानी उसका विकृतीकरण कैसे होता है अभी हमने बताया, तो उसकी प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होती है। तो क्या बोल रहे हैं हम? इसकी प्राथमिक संरचना यानी विकृतीकरण प्रोटीन की कौन सी संरचना को प्रभावित नहीं करता। प्राथमिक लिखने पर भी नंबर मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर बेहतर हम लिख दें प्राथमिक संरचना। नेक्स्ट, प्रोटीन का एकलक लिखिए। अभी हमने बताया प्रोटीन का जब पाचन होता है तो क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? एमिनो अम्ल। अब एमीन समूह होता है इसलिए इसमें एमीन बढ़ चुका है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसलिए इसमें अम्ल। हम इसकी जगह अमीनो अम्ल भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या अंतर है एमिनो और अमीनो में, तो कोई अंतर नहीं है, उसके प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। ए को आ भी लिखते हैं तो एमिनो अम्ल और अमीनो अम्ल प्रोटीन का एकलक है, प्रोटीन की इकाई है, और जो प्रोटीन है वो इसका एमिनो अम्ल का बहुलक है। अब इधर देखो एमिनो अम्ल का बहुलक लिखिए। क्या बताना है हमें? बहुलक। तो एमिनो अम्ल की इकाई, ये प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल है, तो एमिनो अम्ल का बहुलक क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका बहुलक हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के देखते हैं, एग्जाम में देते हैं तो हमें उस सारे रूपों को ध्यान में रखना किस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरीके से हम ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो चूंकि जब हमने उपसर्ग संयोजी यौगिक वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऐसा इसको आपको ध्यान रखना। तो इसमें कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट। या फिर हम सिंबल भी लिख सकते थे CO, कार्बन को बड़ा बनाना है और O को छोटा बनाना है, क्योंकि दोनों का साइज बराबर हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। फिर वो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, अब क्या पूछा? विटामिन पूछ रहा है, ध्यान देना। वहां पर प्रोटीन पूछ रहा था, यहाँ विटामिन पूछ रहा है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। अगर हमारे रक्त में विटामिन के नहीं होगा, विटामिन के की कमी होगी, तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि आपने इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ी होगी, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, उसमें विटामिन के यूज होता है रक्त का थक्का। ये बायो से रिलेटेड है, बायो वाले बच्चों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो ध्यान रखें विटामिन के। और प्रोटीन पूछता तो फाइब्रिनोजिन, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 का परिवहन करता है? यानी जब हम श्वास लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग, जैसे हमने बोला तो इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग, तो ऑक्सीजन फेफड़ों में भरेगी और हमने बाहर निकाल दी CO2, इसको हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास।
ऑक्सीजन को फेफड़ों में भरना और CO2 को बाहर निकालना। CO2 को कभी हम बाहर से नहीं लेते, हमारे जो भोज्य पदार्थ है जैसे ग्लूकोज कोशिका में टूटता है तो CO2 गैस बनती है, रक्त द्वारा फेफड़ों तक लाई जाती है, फिर CO2 बाहर निकाल देते सांद्रता में अंतर होने का। ऑक्सीजन फेफड़ों में बढ़ जाती है और रक्त में RBC होती है, लाल रक्त कणिका है, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन यानी RBC ऑक्सीजन से टेम्परेरी रूप से क्रिया करती है, अस्थायी रूप से। तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन क्रिया करता है जो RBC में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 का परिवहन करता है? तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं या ऊतकों तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो हीमो में हिम जो है वो आयरन है और जो ग्लोबिन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है। तो हिम की जो वैलेंसी होती है, हिम में मतलब Fe होता है, 2+ वैलेंसी होती है, फेरस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन के 2 अणुओं या 3 अणुओं को अपने साथ बांधता है और ऊतकों और कोशिकाओं तक ले जाता है। चूंकि टेम्परेरी बॉन्ड होता है तो वहां जाके ऑक्सीजन अलग हो जाती है, फिर RBC पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक आ जाती है। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो बाल, ऊन तथा रेशम में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केराटिन। केराटिन भी लिखते हैं उसको। केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। एक रेशेदार प्रोटीन है ये, क्योंकि हमने प्रोटीन पढ़ा है 2 प्रकार के होते हैं, ग्लोबुलर गोलाकार और रेशेदार प्रोटीन। 23 जानवरों में संग्रहित। अब आप देखो ये क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछ रहे हैं। जानवरों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए, केवल घुमाने के लिए ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो जानवरों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का नाम, यहां पर भी इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। अब देखो आप कितने प्रकार से ये पूछा गया, तो ये हमें सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन 24। डीएनए क्वेश्चन नंबर। डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। तो डीएनए अणु में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। मैं आपको बता दूं डीएनए और आरएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। चूंकि जो शर्करा के नाम रखे गए कार्बन के आधार पर रखे गए। 3 कार्बन है अगर कार्बोहाइड्रेट में तो बोलते हैं ट्राइओज, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस। तो यहाँ पर जो इसमें शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है डीएनए और आरएनए में, इसमें 5 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर, पेंटोस शर्करा। तो राइबोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O5, राइबोस शर्करा बोलते। और जब इसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4। एक ऑक्सीजन निकला तो डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन का निकलना डीऑक्सी। तो क्या पूछ रहा है इसमें? शर्करा का नाम पूछ रहा है। तो ये शर्करा इसमें पाई जाती है, तो इसका नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। डीऑक्सी राइबोस शर्करा, यानी जो डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा, तो आरएनए में राइबोस शर्करा हो गया। हालांकि फॉर्मूले नहीं पूछते। तो ये राइबोस शर्करा का फॉर्मूला और ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट 25वां पॉइंट 25 नंबर का क्वेश्चन। जीवित तंत्र जैसे पेड़ पौधे और जंतु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक जैव अणु, चूंकि चैप्टर का नाम जैव अणु है, जैव अणु मतलब जीव के अंदर पाए जाने वाले अणु। अब जीव क्या होते हैं हमारी पृथ्वी पर? पौधे और जंतु हैं। पौधे मतलब जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, कुछ पौधे अपवाद हैं। जंतु जिनमें गति और प्रचलन होता है, अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उनको बोलते हैं हम जंतु। तो अब चाहे पौधे हो या जंतु हो, दोनों में जैव अणु मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब जैव अणु है, जीवों के अंदर पाए जा रहे हैं। पहले अणु बने होंगे, ऐसा कहा जाता है। पहले कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ होगा, फिर कोशिका का निर्माण हुआ, फिर जीवों का निर्माण हुआ, ऐसा सीक्वेंस कुछ रहा होगा। तो सबसे ज्यादा कार्बनिक जैव अणु कौन सा पाया जाता है? तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में शरीर में प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। 26 डीएनए में यूरेसिल, डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर, अभी हमने पढ़ा
आरएनए में थायमिन नहीं होता और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। तो यूरेसिल के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन तो क्षार होता है? थोड़ा सा घुमा दिया इसने। पूछ रहा है कि यूरेसिल आरएनए में होता है तो डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है? तो इसमें थायमिन होता है। क्या होता है इसमें? थायमिन। डीएनए में थायमिन ही ना है, डीएनए में यूरेसिल होता है और आरएनए में यूरेसिल और डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन होता है। यानी आरएनए में थायमिन नहीं होता और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज अणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? जैसे हमने पढ़ा था, जो प्रोटीन बनता है वो किससे बनता है? एमिनो अम्ल से बनता है। यानी एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार ग्लूकोज जुड़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। ग्लूकोज को मोनोसैकेराइड बोला तो कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। दो ग्लूकोज के अणु जुड़ेंगे यानी दो मोनोसैकेराइड तो डाइसैकेराइड, तीन जुड़ेंगे तो ट्राइसैकेराइड, चार टेट्रा, पांच पेंटा, बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो पॉलीसैकेराइड। अब ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड को जोड़ता कौन है? कौन सा बंध जोड़ता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध, या इसको ग्लाइकोसिडिक बंध भी बोलते हैं हम इसको। प्रोनाउंसिएशन चूंकि इंग्लिश से हिंदी में लिखते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर आता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध। 28, दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। ध्यान रखना भैया, उसमें पूछ रहा था पीछे कि दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए, तो दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज था। यहाँ पूछ रहा है प्रोटीन का नाम लिखिए, तो जो दूध में प्रोटीन होता है वो केसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन। ध्यान दें, इसलिए दूध को मल्टी न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। उसमें लगभग सारी चीजें होती हैं दूध में, इसलिए दूध शरीर के लिए एक अच्छा पोषक पदार्थ है। फिर केरेटिन किस प्रकार का प्रोटीन है? अभी हमने पढ़ा, केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन है, रेशेस मतलब तंतु के समान संरचना वाले प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन, और ग्लोबुलर गोलाकार प्रोटीन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से जानेंगे। 30, माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है? चूंकि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है तो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम, यानी यहां पर आंसर क्या आएगा? माल्टेज। माल्टेज भी लिख सकते थे, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जैसा अगर हम यहां ध्यान दें तो माल्टोज का सूत्र होता है, माल्टोज का सूत्र C12H22O11, ये माल्टोज का सूत्र है। पानी से क्रिया होगी, जल से क्रिया होगी। अब जल से क्रिया होगी तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति होगी, तो ये इसको ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ देगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ देखिए हम कार्बन 12 है तो यहाँ पर 6 और 6 12, 12 कार्बन। हाइड्रोजन 22 और 2 24 हो गए, तो यहाँ पर 12 और 12 24 हो गए, क्योंकि H भी अटैच हो रहे हैं। ऑक्सीजन 11 है, एक ये जुड़ गया तो कितना हो गया? 12, यानी 6 और 6 कितने हो गए? 12। दोनों क्या है? ग्लूकोज। तो माल्टेज का एक अणु टूटता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज के दो अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर समझते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अब रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग भी बोलते हैं, यानी व्यक्ति क्या हो जाता है? सूख जाता है, तो हम इसको सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अगर रासायनिक नाम पूछा तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। जैसे विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, और उसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन बी में B1 पूछते हैं तो B1 का नाम थायमिन, कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिकम, और कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, और कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, कमी से होने वाला रोग नपुंसकता। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, और कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का ना बनना। तो इनके रासायनिक नाम ध्यान रखना और इनसे होने वाली बीमारियां ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए।
यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 32। स्टार्च एक खाली स्थान सैकेराइड, अभी हमने पढ़ा स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आता है, स्टार्च आता है, सेल्यूलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है। आंवला में खाली स्थान विटामिन होता है, तो आंवला चूंकि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी, यहाँ पर केवल विटामिन का पूछ रहा है कौन सा, उसका रासायनिक नाम नहीं लिखना है। नेक्स्ट, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, जब ग्लूकोज पूरा टूटेगा कोशिका के अंदर तो खाली ऑक्सीकरण से खाली स्थान अणु प्राप्त होते हैं 38 एटीपी। 38 एटीपी। अब एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऊर्जा का अणु है जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है। आपने क्रिया भी देखी होगी, प्रकाश संश्लेषण के जस्ट विपरीत अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में इसका निर्माण होता है और जब ये टूटता है कोशिका के अंदर उसको हम श्वसन बोलते हैं। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास को ही श्वसन समझने लगते हैं। तो ग्लूकोज का अणु टूटेगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, यानी जब हम ब्रीथिंग करेंगे तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज पचे हुए पदार्थ और गैसें यानी ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में टूटेगा, तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस H2O, वाटर बनेगा। कार्बन यहाँ पर 6 है तो आप यहाँ पर 6 लगा दो, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12 लगा दो, फिर 6 2 जा 12 और 6 18, तो 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आप 6 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये जो अपघटन हुआ ग्लूकोज का, इस प्रोसेस में 673 किलो कैलोरी एनर्जी ऊर्जा बाहर निकलती है, जो एटीपी के रूप में यानी 38 एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन एक क्षार है और ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट उससे जुड़े होंगे, तब हम उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऊर्जा संचित होती है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। बायो वाले बच्चे अगर मुझे सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे होंगे कि थोड़ा बहुत तो चूंकि मुझे मतलब मैं बता पा रहा हूँ तो वो समझ रहे होंगे कि हाँ सर सही बता रहे। एमिनो अम्ल से खाली स्थान बहुलक प्राप्त होते हैं, तो एमिनो अम्ल का जब पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बहुलक। ध्यान रखना कितने प्रकार से पूछ रहे हैं आप, देखो तो एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल और एमिनो अम्ल का जो बहुलक है वो प्रोटीन है, इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 36 और 37, दो ही क्वेश्चन बचे हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बार बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता रहता है। एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिल समूह और खाली स्थान दोनों समूह होते हैं, तो हमें पता है एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जब कार्बन के एक सिरे पर जुड़ा रहेगा NH2 एमीन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसलिए ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और इस तरफ जुड़ा रहेगा कार्बोक्सिल समूह, ये वाटर में H+ आयन देगा इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का है। तो अम्ल भी और क्षार भी यानी उभयधर्मी एम्फोटेरिक उभयधर्मी प्रकृति का, ऊपर जुड़ा रहेगा R और नीचे जुड़ा रहेगा H। तो क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिल समूह, इसका नाम तो दे ही रहा है वो, यानी इसका नाम तो वो दे ही रहा है। अब NH2 इसका नाम नहीं दे रहा तो इसको क्या बोलते हैं हम, एमीन। एमिनो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल भी लिख सकते हैं हम एमीन, इसमें लिखने पे भी नंबर मिल जाएगा। दोनों समूह उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा। प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल होती है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी यही होगा C6H12O6। इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। कौन सा क्रियात्मक समूह होता है इसमें, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। और जो ग्लूकोज होता है इसमें कीटोन क्रिया, फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड और इसमें फ्रक्टोज में कीटोन। इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, दोनों हेक्सोस शुगर है, इसमें एल्डिहाइड है। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर जो ग्लूकोज है उसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोस। क्या बोलेंगे हम, एल्डोहेक्सोस। और इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह है तो इसको हम बोलेंगे फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोस। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोस। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर जैव अणु के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे। आप देखोगे
क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से घुमा फिरा के देता है बोर्ड। चूंकि एनसीईआरटी फॉलो हो चुकी है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है। वन टाइम में अगर बच्चे के दिमाग में क्लिक कर गया कि ये इसका आंसर है तो समझ में आ गया, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आता है। बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर हमें वीडियो देखना है, एक एक क्वेश्चन को पहले हमें माइंड में बिठाना है, पूछ क्या रहा है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। कभी कभार बच्चा उसने कुछ पढ़ा हुआ होता है, भले आंसर नहीं आता, तो क्वेश्चन के बेस पर भी वो खुश हो जाता, हाँ ये तो मुझे आ जाएगा, कहीं का कुछ भी आंसर लिख के आ जाते बच्चे। तो पूरा कंसंट्रेशन का खेल है, एकाग्रता का खेल है। जो भी क्वेश्चन पढ़े उसे ध्यान से पढ़े, उसको मेमोराइज करें, याद करने के बाद उसे लिखे, लिख कर देखें, लिख कर देखने के बाद सही लिखा या गलत उसको मिलाए, तो फिर कहीं ना कहीं जाके बच्चा श्योर होता है कि हाँ मैंने सही लिखा। ऐसे चूंकि आप देखकर याद करेंगे कोई भी सब्जेक्ट तो आपको थोड़ी देर के लिए याद होगा लेकिन भूल जाएंगे। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करते हैं तो पहले उसको अच्छी तरीके से समझें, समझ में आए कि नहीं। समझ में आता है तो फिर कहीं ना कहीं एक बार और पढ़े तो याद हो जाता है, फिर लिखकर प्रैक्टिस करें, फिर दोनों का मिलान करें, या अपने किसी सहपाठी दोस्त के साथ बोले मैंने ये लिखा तू एक बार चेक करके बता इसमें क्या गलती है, उसके आंसर को आप और आपके आंसर को वो चेक करें। ऐसे भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन से भी हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन बच्चे अच्छे होने चाहिए। तो इस प्रकार की आप पढ़ाई करें। 101% जो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आप वीडियो पर ट्रस्ट करते भी हैं और कहीं ना कहीं देख भी रहे। बस आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर किया करें कि सर वीडियो अच्छा लगा, कमी है तो बताएं कि सर इसमें ये कमी है, और भी मैं इस तरीके से आपके सामने उसको एक्सप्लेन कर सकता था। और चूंकि मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपका परसेंटेज अच्छा बने, आपके स्कूल और आपके कोचिंग के टीचरों का भी पर्पस यही है। अभी समय है, केवल हमारे पास गिनती के दिन बचे हुए, क्योंकि फिर 2-3 दिन पहले हम पहले पेपर की तैयारी करने लगेंगे। अच्छी मेहनत करें, खूब मेहनत करें, दम से सोएं, दम से मेहनत करें, दम से खाएं, दम से खेलें, और थोड़ा सा हम अपने परसेंटेज का ध्यान रखें। लगातार मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, मैं तब तक आपके साथ हूं जब तक आपके एग्जाम नहीं हो पाते, नहीं हो जा रहे। और मैं आपके लिए एक अच्छा गैसिंग पेपर भी बना के लाऊंगा जिसमें से काफी क्वेश्चन फंसेंगे, आपका परसेंटेज स्कोरिंग करने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आगे फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।